नमस्कार। मैं फिर एक बार आज एक ऐसी परिचर्चा के लिए जो पूर्णतः मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतनी सरलता के साथ बहुत ही कम लोग इतनी बड़ी घटना को समझा पाने में सक्षम रहे हों। जी हां, मैं चर्चा कर रहा हूं फ्रांसीसी क्रांति की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हर परीक्षार्थी के लिए विश्व स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, यह सभी वह मुद्दे हैं जिसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर को आपके लिए चुना। एक गंभीर अध्ययन तरीके से मैंने तथ्यों को सजाया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं इसे क्रमवार बेहद सरलता के साथ आपको समझाया जा सके। तो चलते हैं फ्रांसीसी क्रांति के विषय में, जो चर्चा है उसको समझने के। वस्तुतः नाम से स्पष्ट है, फ्रांसीसी क्रांति अर्थात फ्रांस में हुई क्रांति। इस क्रांति का ताल्लुकात फ्रांस से। अब इस क्रांति के इतिहास से चलेंगे और पूरी बातों को क्रमवार समझेंगे। उस दौर में लुई 16वां, उस दौर में लुई 16वां फ्रांस का राजा हुआ करता था। फ्रांस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फ्रांस में महंगाई बढ़ रही थी। कारण क्या था? कारण स्पष्ट था। फ्रांस उस वक्त अपनी आर्थिक व्यवस्था के आधार पे वहाँ की तत्कालीन मुद्रा के हिसाब से 2 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ था। 2 करोड़ के कर्ज में फ्रांस डूबा हुआ था। शासन किसका था? लुई 16वें का था। और उस वक्त फ्रांस अमेरिका के 13 जो ब्रिटेन के उपनिवेश अमेरिका पर थे, नियंत्रण में थे, उसके स्वतंत्रता संग्राम में वो भाग लेकर 13 उपनिवेशों को आज़ादी दिलाने में अमेरिका की मदद करता है। नतीजतन युद्ध में शामिल होने के कारण क्या होता है? उस पे कर्ज और बढ़ जाता है। वह जो अनावश्यक खर्च उसके द्वारा किया गया, जिसकी परिणति होती है कि उस वक्त की तत्कालीन मुद्रा में 12 करोड़ रुपए का कर्ज किस पर हो जाता है? फ्रांस पर हो जाता है। अब 12 करोड़ रुपए का कर्ज जिन संस्थाओं ने फ्रांस के राजा को शासन के लिए दिया, कार्यों के लिए दिया, वह क्या करते हैं कि अनावश्यक दबाव बनाने लगते हैं। क्या करते हैं? अनावश्यक दबाव बनाने लगते हैं। और दबाव का स्वरूप, इस बात को गंभीरता से समझना, दबाव का स्वरूप ऐसा होता है कि 10% ब्याज, जो उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी राशि थी, उसकी वसूली तक वो करते हैं। फ्रांस के राजा को लिए गए कर्ज के लिए ब्याज चुकाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। सैन्य गतिविधि, शासन, जीवन शैली, इन सभी चीज़ों में खर्च हो रहा था। और तब वह निर्णय लेते हैं कि हमें करों में वृद्धि करनी, लगभग 150 वर्षों से करों में वृद्धि के लिए एक प्रक्रिया थी फ्रांस में कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई जाए। प्रतिनिधि सभा की बैठक का अर्थ क्या था?
उस वक्त फ्रांस में समाज मूलतः 3 भागों में विभक्त था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा थर्ड स्टेट के लोग। इनको पादरी वर्ग को फर्स्ट स्टेट, कुलीन वर्ग को सेकंड स्टेट और जो बाकी बच गए उनको थर्ड स्टेट कहा जाता था। ऐसी व्यवस्था थी कि जो करों का बोझ, जब भी कर बढ़ाए जा रहे थे तो करों का बोझ न पादरी वर्ग को झेलना पड़ता था न कुलीन वर्ग को झेलना पड़ता था। करों का बोझ तृतीय वर्ग के लोगों को झेलना पड़ता था, जिसके कारण जनता परेशान हो रही थी। सामाजिक संरचना ऐसी थी कि 90% लोग, उस वक्त 90% फ्रांसीसी लोग तृतीय स्टेट से आते थे, जबकि 60% भूमि पर कब्जा किनका था? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों का। मतलब देश की 40% भूमि पर से कितने प्रतिशत जनसंख्या जुड़ी हुई थी? 90% जनसंख्या जुड़ी हुई थी। आप इस तुलना से, इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि तृतीय वर्ग के लोगों की, थर्ड स्टेट के लोगों की स्थिति कैसी रह रही होगी। और ये दोनों वर्ग, पादरी वर्ग जिन्हें की काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी, कुलीन वर्ग जिनको कार्य था कि तृतीय स्टेट के लोगों से सामंती कर वसूलना है। मतलब अगर सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा कर बढ़ाए जाते, अगर राजा के द्वारा कर बढ़ाए जाते तो इसका खामियाजा, अगर राजा के द्वारा कर बढ़ाए जाते तो इसका खामियाजा कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को नहीं झेलना पड़ता। इसका खामियाजा कौन झेलता? तृतीय वर्ग का। और इस कर बढ़ाने की मंशा के पीछे कारण फ्रांस में लोगों की स्थिति गड़बड़ाने लगी, बेतहाशा वृद्धि होने लगी मूल्यों में, नतीजतन सभी चीजों के दाम बढ़ने लगे। यह वह कारण रहा जिसने वहां के लोगों के दिलों में वहां के शासन के प्रति असंतोष बढ़ाने का काम किया। क्यों? चर्च अपनी आवश्यकता के लिए तृतीय वर्ग के लोगों से कर वसूलता था, जिसे टाइद कहते थे। फिर राजा के द्वारा शासन के लिए अलग से कर वसूला जाता था, अर्थात तृतीय वर्ग के लोग सिर्फ भांति भांति के करों को देने के लिए अधिकृत। 1789 में लुई 16वें के द्वारा एक बैठक बुलाई जाती, चूंकि एक नियम था कि अगर आप करों में वृद्धि करते हैं तो एक नियम था, एक नियम जिसे इनकार नहीं किया जा सकता था। कि क्या था नियम उनका? कि भाई आपको प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलानी होगी, जिसमें कुलीन वर्ग, जिसमें पादरी वर्ग और जिसमें तृतीय स्टेट के लोग, सभी लोग आएंगे और उनके बाद निर्णय होगा। 150 से ज़्यादा वर्षों से बैठक नहीं बुलाई गई थी, लेकिन लुई 16वें ने बैठक को बुलाया, चूंकि उसे करों में बेतहाशा वृद्धि करनी थी। एक जटिल प्रक्रिया जिसने उस वक्त के रुखों को बदल दिया, और वही कारण बना फ्रांसीसी क्रांति के सूत्रपात का मूल कारण। क्या था कि नियम क्या थे कि प्रतिनिधि सभा एक के अधीन पादरी वर्ग का 1 वोट, कुलीन वर्ग का 1 वोट और तृतीय स्टेट का 1 वोट, और एक मतलब तीनों जो है सम्मिलित रूप से 1 वोट देंगे और उसी के आधार पर निर्णय होगा कि जो राजा ने प्रस्ताव लाया है वह मान्य है अथवा नहीं मान्य। लेकिन चूंकि समुद्री व्यापार के कारण, चूंकि शिक्षा के कारण तृतीय वर्ग के जो ये लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो चुकी थी, इसलिए उनमें भी अपने बातों को कहने के लिए एक ताकत में इजाफा हुआ था। तो जिस दिन वर्साय के महल में 1789 को लुई 16वें के द्वारा प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई जाती है, तो उस सभा में पादरी वर्ग के 300, कुलीन वर्ग के 300 और 600 लोग तृतीय स्टेट के लोग शामिल होते हैं। प्रस्ताव रखा जाता है
नियम के अनुसार एक 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 पक्का था कि कुलीन वर्ग को टैक्स देना नहीं था, पादरी वर्ग को टैक्स देना नहीं था, तो 2 समर्थन कर देते, पास हो जाता। लेकिन तृतीय स्टेट के लोगों के द्वारा एक आवाज उठाई जाती है कि जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बार निर्णय एक आदमी एक वोट के आधार पर होगा, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके पे आधारित यह बात, 1 मैन 1 वोट। लुई 16वां जैसे ही यह सुनता है तो वो समझ जाता है कि पादरी वर्ग के 300, कुलीन वर्ग के 300 और 600 लोग तृतीय स्टेट के, जिसमें कुछ पादरी वर्ग के और कुछ कुलीन वर्ग के लोगों का सीधा समर्थन था तृतीय स्टेट के लोगों को। वो जानता था कि मेरा यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। नतीजतन लुई 16वां तृतीय स्टेट के इस मांग को खारिज कर देता है और यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। प्रतिनिधि सभा की बैठक से तृतीय स्टेट के लोग बाइकॉट करते हैं और वहां से कहां पहुंचते हैं? वर्साय के इंडोर टेनिस स्टेडियम में, जहां वो स्वतः नेशनल असेंबली की स्थापना कर देते हैं। उनके अनुसार ऐसा मान लिया गया कि नेशनल असेंबली की स्थापना हो गई और जिसका उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया? जिसका उद्देश्य बेहद ही सरल निर्धारित किया गया कि हम संविधान का निर्माण करेंगे, एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जो राजा को निरंकुश होने से रोक सके। और यही वह दिन था जब हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का मूर्त रूप में शुरुआत हो गया। फ्रांसीसी क्रांति बेहद ही तेजी के साथ अपने कार्यों को करती है। एक तरफ वो संविधान बनाती है, दूसरे तरफ 2 महत्वपूर्ण लोग जो फ्रांसीसी क्रांति के नेतृत्व में 2 प्रमुख लोगों के नाम को आप नहीं नकार सकते हैं, और वह नाम था मिराबियो जो कि कुलीन वर्ग से आते थे और आबे सिए जो कि पादरी वर्ग से आते थे। इनका भी पूर्ण समर्थन तृतीय स्टेट के लोगों को था और यही कारण था कि लुई 16वें ने उनके इस प्रस्ताव को खारिज किया था, चूंकि वह जान रहा था कि इस दोनों वर्ग के भी कुछ लोगों का समर्थन किसको प्राप्त है? तृतीय वर्ग के लोगों को प्राप्त है। और इसका लाभ उठाकर तृतीय वर्ग के लोग इनके नेतृत्व का लाभ उठाकर संविधान निर्माण का कार्य करते हैं। और 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। राजा की शक्तियां गड़बड़ा गई, राजा की शक्तियां गड़बड़ा गई। 1791 में संविधान ने, जो संविधान उन्होंने बनाया, संविधान ने कानून निर्माण का विधिवत अधिकार किसको दे दिया? नेशनल असेंबली को दे दिया। अब एक प्रक्रिया पर हम चर्चा करेंगे। नेशनल असेंबली, बार बार एक नाम नेशनल असेंबली आ रहा। आखिर नेशनल असेंबली था क्या? कैसे चयन हुआ? क्या हुआ? यह फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण भाग है। वस्तुतः लोगों ने एक फैसला किया कि भाई लगभग 2 करोड़ 80 लाख जो फ्रांस की आबादी थी, 2 करोड़ 80 लाख जो फ्रांस की आबादी थी, उसमें उन्होंने एक निर्वाचक मंडल बनाने का काम किया। निर्वाचक मंडल मतलब 50,000 ऐसे पुरुषों का समूह जिनमें से चयन होगा, जो वोट देके चयनित करेंगे किसको? नेशनल असेंबली के सदस्यों को। अब उस निर्वाचक मंडल के लिए जो तृतीय स्टेट के लोग थे, उन्होंने क्या निर्णय किया कि भाई इसमें पहला चीज वही लोग रहेंगे इसके चयन में, निर्वाचक मंडल के चयन में, जो कि 25 वर्ष का आयु रखेंगे। उसके चुनाव के लिए जो वोटिंग होगी उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित कर दी गई। बिल्कुल सही किया गया। और उन्होंने कहा कि भाई मताधिकार के लिए जो निर्वाचक मंडल का पहले चयन होगा, तो निर्वाचक मंडल मतलब 50,000 लोगों का जो चयन होगा वो किस आधार पे होगा? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि
जो आबादी है उसको दो भागों में बांटो, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक वह थे जिसके बारे में यह पैमाना बनाया गया कि जो कम से कम 3 दिनों की न्यूनतम मजदूरी को कर के रूप में सरकार को जमा किए। वह लोग जो 3 दिनों, मतलब प्रत्येक दिन की न्यूनतम मजदूरी होती है ना, आज भी भारत में मनरेगा वगैरह में है न्यूनतम मजदूरी दर, तो जो 3 न्यूनतम मजदूरी दर, मतलब अगर मान लो कि अभी 600 रुपया न्यूनतम मजदूरी दर है या 500 रुपया है, तो 3 दिन का कितना हो गया 1500, मतलब जो 1500 रुपया टैक्स जमा करता है वही सक्रिय है। और उस आधार पे 50,000 लोग किस में जाते हैं, निर्वाचक मंडल में, और उस 50,000 लोग 745 लोगों का चयन करते हैं वोटिंग से, जो क्या बनाता है नेशनल असेंबली। और यही नेशनल असेंबली को क्या अधिकार मिला कि भैया संविधान आपको बनाना है। वस्तु स्थिति थी कि अब उस वक्त के 1791 के अंतर्गत वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को समझिए। 2.80 करोड़ की आबादी में से वोटिंग के द्वारा निर्वाचक मंडल का गठन होता है, 50,000 लोग चयनित होते हैं, और उस 50,000 लोग जो हैं वो किसका चयन करते हैं, 745 लोगों का, जो कि सदस्य होते हैं नेशनल असेंबली के। नेशनल असेंबली राजा पर सीधा नियंत्रण रखेगा, नेशनल असेंबली राजा पर सीधा नियंत्रण रखेगा, लेकिन राजा नेशनल असेंबली पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मतलब प्रक्रिया जिसमें राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। अब सम्राट के नीचे क्या होते थे, मंत्री। पहले मंत्री पे किसका नियंत्रण होता था, सम्राट का, लेकिन इस व्यवस्था के तहत सम्राट के नीचे मंत्री हैं, लेकिन मंत्री पर किसका नियंत्रण होगा, नेशनल असेंबली का। मंत्री पर किसका नियंत्रण होगा, नेशनल असेंबली का। समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब क्या हो गया कि नेशनल असेंबली सम्राट पर भी नियंत्रण करेगी और मंत्रीगण पे भी नियंत्रण करेगी, लेकिन सम्राट न तो मंत्री पर नियंत्रण रखेंगे न नेशनल असेंबली पर नियंत्रण रखेंगे। और इस प्रक्रिया के तहत राजा की शक्ति को भारी तौर पर सीमित कर दिया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। और न्यायपालिका के लिए न्यायाधीश का चयन हुआ, और उसके चयन के लिए भी कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, वोटिंग की प्रक्रिया, जिसमें कौन भाग ले रहे थे, सक्रिय नागरिक। कौन भाग ले रहे थे, सक्रिय नागरिक। मूलतः यह वह दौर था 1791 का जब आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने लगभग अपने मकसद को पाने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसका नतीजा 21 सितंबर, मेरे आंकड़ों को और मेरे तथ्यों को याद रखना, 21 सितंबर 1792 को इसकी विधिवत घोषणा हो गई कि फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया। तब तक राजा मारे जा चुके थे। 1791 में राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, और 1792 में राजा की मृत्यु के साथ फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया। लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई। लुई 16वें को गिरफ्तार करने के बाद, रखने के बाद 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी गई। और 1, 2, 3 वर्ष की भारी उतार चढ़ाव वाली परिस्थितियां रहने के बावजूद धीरे धीरे फ्रांस अपने स्थायित्व को प्राप्त करने में लग गया। उम्मीद करते हैं कि जितने तरीके से मैंने आपको बताया वो आपको बेहद सरल लगा होगा। अब कुछ चीज़ें जो प्रश्न के तौर पे आपको याद रखनी चाहिए, जैसे अगर यह पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई, तो 14 जुलाई 1789। चूँकि मैंने यह जो वीडियो तैयार किया है यह बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको सब्जेक्टिव मैनर से भी आप देखें कि अगर सवाल यह पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे, तो मेरे हिसाब से निरंकुश राजतंत्र आप इत्तेफाक रखेंगे, अतिरिक्त कर्ज जो राज्य पर, फ्रांस देश पर जो कर्ज हो गया था, भारी कर्ज, तीसरा करों में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन टैक्सेस जो लगाए जा रहे थे, और चौथा कर वसूली में असमानता। मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा, चूंकि जब करों को लगाया जाता था तो
कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग कर नहीं देते थे। सारा कर जो है वो किनको देना रहता था? तृतीय स्टेट के लोगों को देना रहता था। सो दीज आर द फैक्ट्स व्हाट यू हैव टू स्टडी, व्हाट यू हैव टू रिमेम्बराइज ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट आई डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट। जिसमें एक और सवाल आपसे आ सकता है, संविधान ने कानून निर्माण का अधिकार नेशनल असेंबली को कब दिया? 1791। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।